सो एवरीवन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। और इस चैप्टर के सीधे आते हैं टू द पॉइंट डिस्कशन पे। तो उसमें हमको ये चीज सोचना है कि इस चैप्टर का जो बेसिक एस्पेक्ट है और हम लोग जानते भी हैं वो पावर शेयरिंग के लास्ट हेडिंग जिसको हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से ही संबंधित है। अर्थात जब हम पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि जब पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी पावर की जब शेयरिंग गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे हो रही थी, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी जो लोकल गवर्नमेंट, पावर का जब शेयरिंग कुछ इस प्रकार से हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये तो हमने उस पर नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि पावर की शेयरिंग हुई है एट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर भी पावर की शेयरिंग हुई है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को कहते क्या है, जिसमें पावर की शेयरिंग गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। यानी पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर पर ही शेयर करना, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर पर शेयर करना ही फेडरलिज्म कहलाता है। तो पहला हमारा पॉइंट यही से क्लियर होता है कि जब पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर हम लोग शेयर करते हैं तो इसी मैकेनिज्म को, इसी प्रोसेस को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। एक नजर डालते हैं टोटल की कॉन्सेप्ट की, टोटल की जितने भी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक बार बात करते हैं उन सभी पॉइंट्स की। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री को देखेंगे एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, और फाइनली लास्ट हेडिंग इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यानी इसी सभी पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपका ये पूरा चैप्टर घूमेगा और ये आपके एनसीईआरटी पेजेस हैं जिनसे मिलकर ये पूरा चैप्टर कंसोलिडेट है और उन्हीं सभी पॉइंट्स को हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना भी है। बात करें अगर डिस्कशन की, तो जिसमें सबसे पहला जो है मीनिंग की बात करें कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग कि डेफिनेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म वी नो वेरी वेल दैट कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि सेम डेफिनेशन जैसा कि हमने सुना था कि जब पावर की शेयरिंग गवर्नमेंट के सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल अथॉरिटी और उसके जितने भी संवैधानिक घटक होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, उनके बीच में शेयर होता है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म, संघवाद। यानी पावर जब सेंट्रल अथॉरिटी और उसके जितने भी सेंट्रल अथॉरिटी और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री होते हैं, उनके बीच में पावर जो है डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड की जाती है, तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म की बात करें तो आप समझ लीजिए अगर पावर कंसोलिडेट है, वन और फ्यू हैंड, तो इसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। और पावर जब कंसोलिडेट नहीं है, डिवाइडेड है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। तो इसके फेडरलिज्म का जस्ट अपोजिट आपका कंट्रेरी हो गया यूनिटरी सिस्टम, जिसमें पावर जो है डिवाइडेड ना हो, कंसोलिडेट हो, तो इसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। जब पावर डिवाइडेड हो, सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में हम लोग जानते हैं कि फेडरेशन में यूजुअली हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, क्योंकि भाई एक हाथ में कंसोलिडेट है तो इसको यूनिटरी बोलते हैं, और एक से अधिक यानी कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर की शेयरिंग होती है, तो इसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। जिसमें कि एक लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट बनती है कंप्लीट देश के लिए बनती है, और एक जो होती है प्रोविंसेस के लिए या फिर स्टेट के लिए होती है। और दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर, दोनों स्वतंत्रता के साथ अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं। एनसीईआरटी का जो मैप है ये आपको शो करता है कि लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन सभी देशों में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस की जाती है। एक नज़र आप इस पर भी डालें कि किन किन देशों में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस वर्तमान एरा में किया जाता है। अब बात करें अगर फेडरेशन की, तो फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी सिस्टम। जो फेडरेशन होता है, जो संघीय व्यवस्था होती है, वो एकल व्यवस्था के जस्ट क्या होती है, कंट्रास्टेड होती है, विरोधी होती है, उल्टा होता है। जस्ट हमने पढ़ा भी, जब पावर को आप एक जगह कंसोलिडेट कर देंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे, उसको यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। और जब पावर को आप सेंट्रल अथॉरिटी और उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनके बीच में शेयर कर देंगे, तो इसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं, यानी फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करना बोल देते हैं, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और जबकि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, और सेंट्रल
जो फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म में हमने देखा कि जब पावर एक हाथ में होती है, यूनिटरी सिस्टम, पावर जो डिवाइडेड होती है, तो फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट होता है कहीं से भी सबऑर्डिनेट नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट खुद स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकता है और तमाम चीज़ें वो कर सकता है, और जबकि यूनिटरी सिस्टम में पूरी पावर का जो कंसोलिडेशन है वन और फ्यू हैंड होता है, तो इसलिए सभी डिसीजन उसी के द्वारा ही लिए जाते हैं। स्टेट प्रोविंस जितने भी होते हैं उनके पास ये वो उस चीज़ के लिए अथोराइज नहीं होते हैं कि किसी भी डिसीजन को वो ले सकें। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूनिटरी सिस्टम में आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी अगर होते भी हैं तो वो सब सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जबकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू इट्स ऑन विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जानते भी हैं, और इसकी वजह से बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और इसकी वजह से, किसकी वजह से, फेडरलिज्म की वजह से, फेडरेशन की वजह से सेंट्रल और स्टेट दोनों जो गवर्नमेंट होती है पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लोग अपने अपने जो नागरिक हैं उनके प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गहराई में हम लोग और भी जानते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक फेडरेशन की, एक फेडरलिज्म में क्या क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले 7 फीचर के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि फेडरलिज्म जैसे होता है ना कि कोई अगर चीज़ है तो उसकी क्या फीचर्स होते हैं। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से तो ये जानने का प्रयास करते हैं इसका फीचर क्या है। तो फेडरलिज्म को अगर आपने अडॉप्ट करा है तो या फिर कहीं पे फेडरलिज्म है कि नहीं, हाउ कैन यू से दैट, तो ये सभी फीचर्स को हम लोग टैली कराते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हाँ वहाँ पे फेडरल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें कि फेडरेशन है कहीं पर, तो वहाँ पे कम से कम देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ या टीयर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या कम से कम 2 लेवल की सरकार होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार होनी चाहिए। और डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट इट टीयर्स इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर लाइक दैट लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं सेम, जैसे इंडिया है मान लीजिए, इंडिया में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से अपना नागरिक लेकर आएगी शासन करने के लिए और स्टेट अपना अलग लाएगी? एक ही नागरिक पर, यानी एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति पर दोनों लोग शासन करेंगे, लेकिन शासन करने के जो मुद्दे होते हैं जैसे मान लीजिए कानून बनाने के या टैक्सेशन के, लेजिस्लेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर दिए गए हैं कि इन मुद्दों पे आप काम करेंगे, इस एस्पेक्ट पे आप काम करेंगे, इस एस्पेक्ट पे आप काम करेंगे, यानी दोनों मिलके एक ही नागरिक को शासित करेंगे, एक ही व्यक्ति पर। मतलब कि एक व्यक्ति अगर देश का है तो मतलब अगर आप जो है महाराष्ट्र के हैं तो आप महाराष्ट्र के भी हैं और हिंदुस्तान के भी नागरिक हैं, अर्थात आप पर जो है हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी शासन करेगा और महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भी आप पर जो है शासन करेगा। आपकी अकाउंटेबिलिटी दोनों के प्रति, उन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों की जवाबदेही आपके प्रति है, और वो दोनों मिलके सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। बस मुद्दा सबका अलग अलग होता है कि इस मुद्दे पे आप शासन करेंगे, इस मुद्दे पे आप शासन करेंगे, इस मुद्दे पे आप कानून बनाएंगे, इस मुद्दे पर आप कानून बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था होती है कि इच टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्षेत्राधिकार बोलते हैं वो अलग अलग होते हैं। किस एस्पेक्ट में? लेजिस्लेशन के, टैक्सेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है बाकायदा संविधान में क्या है, स्पेसिफाइड है। अगली बात करें तो द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल। और हम जानते हैं कि अगर कहीं फेडरलिज्म की बात है तो वहाँ पे कभी भी कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती, संविधान के किसी भी ऐसे नियम को बदल नहीं सकती वही अकेले। इसके लिए हमेशा दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कभी भी गवर्नमेंट का कोई एक सिंगल एलिमेंट या गवर्नमेंट का कोई एक अकेला लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदल नहीं सकता। किसी भी कानून को बनाना है या किसी भी प्रोविजन को बदलना है तो बोथ कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अनुमति की जरूरत पड़ती है। और कोर्ट की बात करें, अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे, तो कोर्ट जो है संविधान की व्याख्या करता है, और जो हाईएस्ट कोर्ट होता है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, वो एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्दे को लेकर अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, देन द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईएस्ट कोर्ट क्या है, एक्ट एज एन एम्पायर काम करता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड
टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पैसे के बिना दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्लियरली संविधान में स्पेसिफाइड है कि किन किन मुद्दों पे आप टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्स से ही पैसा लेती है और टैक्स से ही पैसा कमाती है और उसी देश चलाती है, तो किन किन मुद्दों पे कौन टैक्स लेगा, किन किन मुद्दों पे कौन टैक्स लेगा, ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड है संविधान में। तो ये भी एक फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। क्या? पहला कि 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। उन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं सेम सिटीजन को ही शासन करते हैं, बस उनके अपने अपने जुरिस्डिक्शन होते हैं, चाहे वो मैटर टैक्सेशन का हो, लेजिस्लेशन का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो। इसके बाद फंडामेंटल प्रोविजन को कोई भी अकेला यूनिलेटरली कोई भी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, और कभी चेंज भी करना है तो कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कभी पावर की एक्सरसाइज करते समय लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर काम करती है। और साथ ही साथ संविधान में सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि कितना रेवेन्यू आपका कैसे मतलब कैसे रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी संविधान में क्लियरली स्पेसिफाइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी 1 से 2 नंबर में देखने को मिल जाता है कि द फेडरल सिस्टम दस द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म कभी भी पूछ देता है कि इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो पहला है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव की बात करें जो फेडरलिज्म करता है, जो प्रमुख 2 कार्य होते हैं किसी भी देश में अगर फेडरलिज्म है, तो पहली बात कि वो देश की यूनिटी को पहली बात सेफगार्ड प्रोवाइड करे और उसकी यूनिटी को प्रमोट करे, और दूसरी चीज है रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए ही तो पावर शेयरिंग होती है। अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाए तो श्रीलंका जैसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आपने पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। अगर पावर की शेयरिंग हो रही है इसका मतलब एकोमोडेट करना चाहता है। बेल्जियम ने पावर को शेयर करके क्या किया, एकोमोडेट कर लिया अपने यहाँ के रीजनल डाइवर्सिटीज को। तो सेम वही काम फेडरलिज्म का भी होता है कि फेडरलिज्म क्या करता है कि सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को प्रमोट करता है, सुरक्षा को बढ़ावा देता है, और एकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। तो ये दोनों पॉइंट 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव हैं किसके, फेडरलिज्म के। तो हमने देखा 7 प्रमुख फीचर्स किसके, फेडरलिज्म के, कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक लेवल गवर्नमेंट होती है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है सेम सिटीजन को शासित करते हैं, बस मुद्दा सबके क्षेत्राधिकार अलग अलग होते हैं, चाहे टैक्सेशन का, लेजिस्लेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा हो। इसके बाद आपका जो है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो है अलग अलग जुरिस्डिक्शन क्लियरली स्पेसिफाइड है, रेवेन्यू स्पेसिफाइड है, इनके जो है जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड है, इनके जो है किसी भी प्रकार से अगर बात करें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, तो आपका जो है फंडामेंटली प्रोविजन को अगर बदलना है तो कभी भी कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदल नहीं सकती, उसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट फेडरलिज्म के 2 डुअल ऑब्जेक्ट, एक फेडरल सिस्टम अगर कहीं पे है तो वहाँ फेडरल सिस्टम होने के 2 प्रमुख कर्तव्य ये होते हैं कि देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा दे, और दूसरी चीज रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। इस प्रकार से सभी लगभग देश जो होते हैं फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसमें भी बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन में 2 प्रकार के फेडरेशन हमको देखने को मिलते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाम से स्पष्ट है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर बात करें तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर इन देयर ऑन फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट दे पूलिंग देयर सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए एक साथ आकर एक बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार से हुए फेडरेशन को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसमें हमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और इसमें जितने भी स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आकर बड़ी यूनिट बनाए हैं, उन सभी स्टेट्स की जो पावर होती है इक्वल होती है, लगभग सबकी पावर क्या होती है, इक्वल होती है। वहीं पर अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये कहा जाता है कि अ लार्ज कंट्री when a large country decided to divide its power between the constituent states and the national government, this process are called holding together federation। यानी जब नाम से स्पष्ट है, जब पावर को किसी एक ने पकड़ के रखा हुआ है होल्डिंग टुगेदर, और पावर की शेयरिंग छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो भी देश के राज्य हैं या जो भी अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या कर देती है, शेयर कर देती है। और इसकी वजह से
जो फेडरेशन क्रिएट होता है उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट साथ आकर एक बड़ी बिगर यूनिट का निर्माण करते हैं और इसमें सभी स्टेट की पावर क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक देश की जो बड़ी पावर है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अपने छोटे छोटे संवैधानिक घटकों में कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो है पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें लगभग सभी स्टेट की, कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस का भी दर्जा दे देते हैं, कुछ स्टेट जो है कम पावर को लेते हैं, कुछ स्टेट जो है अधिक पावर को एंजॉय करते हैं। यानी पावर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। यानी सभी राज्यों की जो पावर होती है, सभी राज्यों के साथ जो पावर शेयरिंग है लगभग एक जैसी बराबर इक्वल नहीं होती है। ये आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात हो रही है। इसका एग्जांपल इंडिया, बेल्जियम और स्पेन में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि फेडरेशन, दो टाइप्स के फेडरेशन होते हैं, एक कमिंग एक होल्डिंग। जब छोटे छोटे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट साथ आकर बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं, उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ी कंट्री अपनी पावर को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इसमें जो है जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सभी प्रोविंसेस की, सभी स्टेट्स की पावर जो है इक्वल नहीं होती है, तो ऐसे फेडरेशन को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये आपको इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में देखने को मिलता है। अगले स्टेट में बात करें तो हमने पढ़ लिया कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ लिया। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें तो क्या, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। जबकि भारत के संविधान में कहीं से भी फेडरल शब्द का यूज नहीं है, लेकिन क्या हम इंडिया को फेडरल कंट्री बोल सकते हैं? यानी कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या उन सभी फीचर्स को हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं? और अगर हमको ये बताना है कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो उन सभी फीचर्स को टैली करा लेते हैं। अगर वो सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं देन वी कॉल इट एज कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि हम बात करते हैं कि 7 जो फीचर हमने पढ़ा है फेडरलिज्म की, जो कि हमने जस्ट ऊपर देखा है, देखते हैं क्या उसके सभी जो प्रोविजन है भारत में अप्लाई होते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहली बात, इंडिया में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में है। तो 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पहले पॉइंट में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। और संविधान में क्लियरली इस चीज को प्रोवाइड कर दिया गया 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जिसमें कि लेजिस्लेशन पावर जो होता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिल्कुल अलग अलग स्पेसिफाइड है। यानी कि 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है, जिसमें कि सेंट्रल किन किन मुद्दों पे कानून बनाएगा, स्टेट किन किन मुद्दों पे कानून बनाएगा, ये क्लियरली स्पेसिफाइड है। और इसको लेके 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को बना करके ये स्थापित कर दिया गया है कि किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किन किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया। जैसे 3 लिस्ट को हम देख सकते हैं। सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जैसे कि जो भी मुद्दे नेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित होंगे उन सभी पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, और भी ट्रेड रूट संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पे कानून हमेशा कौन बना सकती है? तो वो बना सकती है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, नाम से स्पष्ट है कि जिन पे कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो उन सभी मुद्दों को हम लोग स्टेट लिस्ट में देखते हैं। और ये जो है स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस जैसे मुद्दों पे कानून बनाती है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सभी मुद्दों पे कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। और एक आपकी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम लोग समवर्ती सूची के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सभी मुद्दों पे कानून कौन बनाता है? दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसलिए इस मुद्दे को हम लोग रखे हैं कंकरेंट लिस्ट में। जैसे यूनियन लिस्ट आपका मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सभी मुद्दों पे दोनों सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसलिए इसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। यानी कि हमने देखा कि 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहली बात हमने देखा कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कानून बनाएंगे जो गवर्न करेंगे सेम सिटीजन को, लेकिन अलग अलग मुद्दों पे कानून बनाएंगे, जिसके लिए हमने 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा, जिसमें यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट देखा। और
एक पॉइंट और आया कि संविधान बनने के बाद भी कुछ मुद्दे आए जिन पे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। संविधान तो बन चुका था लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे बाद में आ गए जिस पे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, तो उसको रख दिया गया रेसेडरी सब्जेक्ट में। किसमें रख दिया गया? रेसेडरी सब्जेक्ट में, क्योंकि लिखा हुआ है कि व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन द एनी थ्री लिस्ट। अब उन सब्जेक्ट का क्या जो इस यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट दोनों तीनों में नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे आए जो संविधान बनने के बाद है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं, इन जैसी और भी यूनिक समस्याएं जो इन तीनों लिस्ट में देखने को नहीं मिलती है, तो इसको रख दिया गया रेसेडरी सब्जेक्ट में। और इस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही अकेले कानून बनाती है और इन मुद्दों को जो है सर्कुलेट कराती है, और इनको रखा गया है रेसेडरी सब्जेक्ट में। अगले एस्पेक्ट की बात करें, अगले फीचर को हम लोग मैच कराते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। कुछ भाई अनइक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने देखा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जबकि कमिंग टुगेदर में पावर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सबकी पावर क्या होती है? इक्वल होती है। जबकि होल्डिंग टुगेदर में इंडिया एक एग्जांपल के रूप में हमको देखने को मिला था, जिसमें कि आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी के अंदर किसी किसी राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया, किसी राज्यों को अधिक पावर, किसी राज्य को कम पावर, यानी पावर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को इंडिया जो है फॉलो कर रही है। अगले पॉइंट को हमने देखा था कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म में कि फंडामेंटल प्रोविजन को कोई भी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट चेंज यूनिलेटरली, और अगर चेंज करना है तो लोकसभा और राज्यसभा, जिसको अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं, हम लोग सारे प्रावधानों को जानते हैं, ये बिल पेश होता है, उस पर बहस होती है, फिर वो बिल एक्ट बनता है, फिर वो राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की जो है सिग्नेचर अप्रूवल के साथ वो बिल जो है एक्ट में बदल जाता है। यानी कोई अकेला लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी कानून को नहीं बदल सकता है, ना ही उसको चेंज कर सकता है। तो फंडामेंटल प्रोविजन को अगर चेंज भी करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में, अपर हाउस और लोअर हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 से 15 कम से कम 14+1 राज्यों का सपोर्ट चाहिए कम से कम। उस बात पे सभी लोग एग्री हों कि हाँ ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी जाएं, ये सही है, तब जाके किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम फंडामेंटल प्रोविजन को बदल नहीं सकते, यानी कोई अकेला सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदल नहीं सकता। बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और प्लस 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द स्टेट, थोड़ा सा हाफ से अधिक स्टेट का अप्रूवल चाहिए कि हाँ ठीक है इसको बदल दीजिए। और इंडिया कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट एज एन एम्पायर काम करती है, ये भी हम लोग को पता है। और पावर रेवेन्यू के तमाम चीज़ें पॉइंट भी स्पष्ट हैं कि पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस लाइज विद द बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच जो टैक्सेस का शेयरिंग है वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म होते हैं वो किस प्रकार से उसको हमने टैली कराया, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो लगभग इन सभी एस्पेक्ट पे इंडिया जो है खरा उतर रही है, यानी कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत के संविधान में कहीं भी इस प्रकार के शब्द का उल्लेख नहीं, जबकि जितने भी फीचर्स होते हैं एक फेडरल कंट्री के वो सभी इंडिया से मिलते जुलते देखने को मिल जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। तो फेडरलिज्म सिद्धांत बना देना, किसी देश को फेडरल कह देना, ये ठीक है, लेकिन फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो कैसे रही है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका ये बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं जरूरी होते हैं, लेकिन सिर्फ यही पर्याप्त नहीं होते हैं। अगर हमको कहना है रियलिटी में तो क्या फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है या कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे हम कह सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे 3 एस्पेक्ट में। पहला आपका लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, और थर्ड पॉइंट इज दैट सेंट्रल स्टेट रिलेशन के माध्यम से। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब भाषाई तौर पर भारत में राज्य बनाए गए। शुरुआत में जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो बड़े बड़े लीडर्स डर गए कि कहीं ये देश की इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब न कर दे,
लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाकर, यानी भाषाई तौर पे राज्य बनाकर, यानी जो जहाँ पर जिस मेजोरिटी की मतलब भाषाएं ज़्यादा हैं उस प्रकार से उस राज्य को अलग से आइसोलेट करके बना दिया गया भाषाई तौर पे। उनका वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है या वहाँ का जो भी पूरी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब उन्हीं की भाषाओं में है। इससे और भी शानदार हो गया। जबकि शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट हुआ था क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग मेजर एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट हुआ। दूसरा आपका लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो जैसे श्रीलंका ने अपने यहाँ सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, लेकिन इंडिया में किसी भी एक भाषा को स्टेट क्या बोल सकते हैं नेशनल लैंग्वेज का दर्जा, आपका किसी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं है, बल्कि शेड्यूल 8 में टोटल 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का शेड्यूल 8 यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें अनुसूची जो भारत के जो क्या बोल सकते हैं 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है टोटल 22। यानी कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने वाला व्यक्ति इन सभी किसी भी एक 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में एग्जाम दे सकता है और एग्जाम उसके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कि लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर भी इंडिया के फेडरल सिस्टम में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड नहीं कराया गया। और अगला पॉइंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बिफोर 1990s जो सेंट्रल गवर्नमेंट था अकेले वो बहुमत पाता था, अकेले सरकार बना लेता था, इसलिए उसको लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो रीजनल या प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से सेंट्रल और स्टेट में उतना अच्छा मधुर संबंध नहीं था। लेकिन 1990 के पहले और 1990 के बाद 1990s के पहले और 1990s के बाद की जो कंडीशन है काफ़ी चेंजिंग हुई, क्योंकि 1990 के बाद कोई भी अकेली गवर्नमेंट पूर्ण मेजोरिटी यानी फुल मेजोरिटी नहीं पाती थी, जिसके लिए उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रीजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ता था। यानी अब आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो उसके प्रति आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा। तो यानी कि 1990 के बाद आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सुधर गया और कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि अब कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकता। अब रीजनल गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलिजन करके अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना पड़ता था। अब इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो पहले पावर की शेयरिंग रीजनल गवर्नमेंट के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती थी, वो अब चूंकि सरकार बनानी है तो उसको भी अपना जो है शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, उसके साथ पावर को शेयर करना पड़ेगा। यानी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हम इन 3 एस्पेक्ट में देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के माध्यम से। अब हमने देख लिया। अब इसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हम कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला बिंदु जो है डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। सीधे आते हैं टू द पॉइंट बात पर। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को शेयर कर दिया जाए तो यही प्रोसेस कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1992 में संविधान में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 73rd के माध्यम से रूरल लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, 74th के अंतर्गत अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यानी 73वां और 74वां जो संविधान में संशोधन हुआ 1992 में, उसके बाद से कुछ मेजर स्टेप उठाए गए लोकल गवर्नमेंट के लिए, यानी पावर को और भी नीचे तक शेयर करने के लिए तमाम प्रोविजन किए गए। क्या क्या किए गए कि नाउ इट इज मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। जो गवर्नमेंट यानी लोकल लेवल पे जो पावर की शेयरिंग नहीं होती थी अब और स्टेट पावर को शेयर भी नहीं करता था, साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी, कोई रूल्स रेगुलेशन, तमाम नॉर्म्स ऐसे देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन 1992 के बाद परिस्थितियाँ बदलती हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम संविधान में इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया कि जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनमें अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे, यानी हर 5 साल पर इलेक्शन होगा और उसमें SC, ST और OBC के लिए सीट को रिजर्व कर दिया गया और साथ ही साथ 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी क्या कर दी गई, उसमें रिजर्व कर दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन
बनाया गया हर स्टेट में जो कि उस इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा वो बिल्कुल फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा, और स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि कुछ पावर रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। ये हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन में। अब डिसेंट्रलाइजेशन में दो प्रकार से, हम एक शहरी क्षेत्रों में और एक ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जिसको हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्योंकि हम जानते हैं ग्राम पंचायत क्या होती है, तो ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है और जिला परिषद क्या होता है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से पावर की शेयरिंग होती है, कैसे वहाँ का गवर्नमेंट की व्यवस्था चलती है, उस पर एक नजर डालें। तो वहाँ पर गांव के लिए आपके जानते हैं ग्राम सभी लोग इस बात से परिचित होंगे, विलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। विलेज में जो है आपके विलेज के जो मेंबर्स, जो एडल्ट मेंबर होते हैं यानी जो 18+ मेंबर होते हैं, उन सब की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन जितने भी एडल्ट मेंबर जो वोट देने वाले होते हैं उनसे मिलकर बनती है ग्राम सभा। क्या बनती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा उनसे मिलकर क्या बनती है, ग्राम सभा, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। एक दो ग्राम, कभी कभी ग्राम सभा में एक से अधिक गांव भी इंक्लूड होते हैं और उससे बनता है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं उनसे बनती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा के जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं वो अपने पंच और सरपंच को इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं, पंच और सरपंच को। और यहाँ से आपकी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे बन जाती है। इसके बाद जब बहुत सारी ग्राम पंचायत कई सारी ग्राम पंचायत आपस में मिलती हैं तो उससे बनता है पंचायत समिति। क्या बनती है, पंचायत समिति, यानी वो बनती है ब्लॉक लेवल पे। किस पे बनती है, ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, मंडल भी बोला जाता है आपकी। और इसके बाद उसी तरह तमाम पंचायत समिति, तमाम जो है पंचायत समिति और भी तमाम पंचायत समिति मिलकर जिले स्तर पे बनाती है जिला परिषद। क्या बनाती है, जिला परिषद। और उस पूरी बॉडीज में, जिला परिषद की बॉडीज में MLA MP और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं वो बैठते हैं। और जिला परिषद का जो हेड होता है, हेड ऑफ द बॉडी जो होती है, उसको हम लोग जिला परिषद चेयरपर्सन भी बोलते हैं। और ब्लॉक लेवल पे जो हेड ऑफ द बॉडी होता है उसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। और गांव के लेवल पे जो पंच सरपंच वाला कॉन्सेप्ट, प्रधान वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। यानी कि ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत में जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा के सभी लोग पंच और सरपंच को इलेक्ट करते हैं और वहां से पूरी व्यवस्था चलती है। ऐसी तमाम ग्राम सभाएं मिलती हैं तो बनती है पंचायत समिति। और वो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और ब्लॉक लेवल पे जो, इसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं। और ऐसे तमाम मंडल मिलते हैं तो बनती है जिला परिषद। और जिला परिषद का जो हेड ऑफ द बॉडी होता है वो होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। ये हमने देखा रूरल लोकल गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था को। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करती है, अर्बन एरियाज में। किसमें एग्जिस्ट करती है, अर्बन एरियाज में। इसमें क्या होता है कि म्यूनसिपालिटी होती है टाउन्स में, छोटे छोटे शहरों में क्या होती है, म्यूनसिपालिटीज होती हैं। और इसका जो हेड होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल हेड के नाम से जानते हैं। जो म्यूनसिपालिटी, जो टाउन्स का जो हेड ऑफ द बॉडी होता है, यानी जो पॉलिटिकल हेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन, जिसको हम लोग चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। वही बड़े शहर की बात करें, बिग सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। और वहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, जैसे हम लोग म्यूनसिपालिटी यहाँ बोल रहे हैं तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं। यानी कि इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर को शेयर किया। और इस प्रकार से पावर डीपिन गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी थोड़ा सा और गहराई तक पावर को शेयर कर पाई। इसकी वजह से लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी ऑल ओवर द कंट्री हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सिर्फ लोकल लेवल पे इस पूरी व्यवस्था को बनाने की वजह से लगभग 36 लाख लोग रिप्रेजेंटेटिव हमको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपनी लोकेलिटी की सभी प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, खुद ही अपनी व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को और भी गहराई तक अच्छे से तरीके से डिपेंड डेमोक्रेसी के फॉर्म में देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने पावर को एकदम अंतिम लेवल तक शेयर किया हुआ है। इससे डेमोक्रेसी की सुंदरता और भी बढ़ती है। साथ ही साथ इसकी वजह से वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता है।
उनकी आवाज़ जो है लोकतंत्र में और भी ऊंची होती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं कि आज भी ग्राम सभा में इलेक्शन जो है रेगुलरली नहीं होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो आज भी पावर को, सिग्निफिकेंट पावर्स को, रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये रहा पूरा चैप्टर और उसके सभी एस्पेक्ट को। हमने शुरुआत से क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या होता है, जब पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में शेयर किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। फिर हमने देखा कि फेडरलिज्म के कितने की फीचर्स होते हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जब पावर कंसोलिडेट हो वन और फ्यू हेड तो उसको हम लोग यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। जब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिवाइडेड हो इनटू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो उसको हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। ये हमने देखा। फिर हमने कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के बारे में देखा, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया, बेल्जियम, स्पेन की बात करें तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। फीचर में हमने 7 फीचर देखा, डुअल ऑब्जेक्टिव देखा हमने। इसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री देखा, जिसमें कि हमने देखा कि क्या इंडिया उन सभी फीचर्स, या इंडिया में उन सभी फीचर्स को हम देख सकते हैं जिन फीचर्स के बारे में हमने बात किया था कि एक फेडरलिज्म में ये सभी फीचर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, तो उसमें लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बातें की। और फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन में हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को लगभग इसके सभी एस्पेक्ट जो हैं पिछले वीडियोस में ऑलरेडी एक एक हेडिंग को डिस्क्राइब किया गया, आप उनको जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में वन शॉट एक लिया गया जिसके माध्यम से आप सभी पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ, जान पाएँ। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।